पहले डिस्कस किए थे डिके ऑफ करंट, और अब देखना है उसका ट्रांजिएंट स्टेट। यहाँ तक पहले हो गया था ना। इसमें हम लोग जो देख डिस्कस किए थे पहले कि स्विच एस क्लोज्ड है, तो स्विच एस क्लोज्ड है तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या बन जाएगा? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बन जाएगा वायर। ठीक है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या बन जाता है? वायर बन जाता है। एक्ट करता है लाइक जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह, यानी कि शॉर्ट सर्किट इंडक्टर हो जाता है। तो अभी देखो सर्किट में क्या है कि इंडक्टर में करंट कहाँ से आएगा? पहले करंट इस्टेब्लिश हो चुका है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर आ चुका है। उस समय क्या था? तो इंडक्टर वायर की तरह काम कर रहा है, और रेजिस्टेंस, और ये है सेल। रेजिस्टेंस और सेल ये है, और जो भी करंट यहाँ से सेल सेंड करेगा, कितना करंट सेंड करेगा? तो I इक्वल्स टू E बाई आर, E बाई आर। और यहाँ पे सेल जो करंट भेज रहा है उस करंट के पास एक ऑप्शन है इस वायर से जाने का, और ऊपर दूसरा ऑप्शन क्या है? रेजिस्टेंस जाने का। तो यहाँ पर जब भी ऐसा ऑप्शन होगा कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर है, तो पूरा करंट किस में चला जाएगा? वायर में चला जाएगा। ये स्टेडी स्टेट में हो चुका है कि इंडक्टर से करंट जा रहा है आई, और इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या बन चुका है? वायर बन चुका है। स्टेडी स्टेट में इसको बोल देते हैं आई नॉट, बोल देते हैं आई नॉट, यानी कि स्विच ओपन करने के पहले का करंट। अब स्विच को ओपन कर देंगे, तो स्विच ओपन करने के बाद सर्किट कैसा हो जाएगा? आफ्टर ओपनिंग द स्विच, आफ्टर ओपनिंग द स्विच, तो सर्किट ऐसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या बच गया? इंडक्टर, यही ना बचा। तो यहाँ तक हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि जब स्विच को क्लोज कर रखेंगे इनफाइनाइट टाइम तक, तो इंडक्टर एक वायर की तरह एक्ट करेगा, और पूरा करंट इस इंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा। तो सेल के द्वारा सेंड किया गया करंट पूरी तरह से इंडक्टर से होकर के जाएगा। ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो होगा, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब स्विच को ओपन कर देंगे तो क्या होगा? स्विच को ओपन करने के बाद इंडक्टर, तो पहले स्विच जब ओपन हो गया तो सर्किट कैसा हो जाएगा? सर्किट ओपन हो गया, तो अब बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं करेगा, बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं करेगा, तो इंडक्टर में करंट अचानक जीरो हो गया। और इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? करंट को अचानक जीरो होने से, चेंज होने से वो रोकेगा। तो अचानक जीरो हुआ, अब बैटरी के द्वारा भेजा गया करंट खत्म हो गया, तो अब करंट कौन भेजेगा? इंडक्टर भेजेगा इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, तो शुरू में कितना है करंट इसमें? शुरू में करंट आई नॉट है, स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद। अब यहां से हम समय को काउंट करते हैं कि टाइम टी बराबर जीरो, यानी कि स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद इससे करंट कितना है? आई नॉट। अब ये आई नॉट करंट कौन सेंड करेगा? ये सेंड करेगा इंडक्टर इंड्यूस करंट के रूप में। अब ये इंड्यूस करंट सप्लाई करेगा, और ये इस रेजिस्टेंस में वही करंट फ्लो होगा। आफ्टर टाइम टी इसमें करंट समय के साथ क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा, जिसको बोला गया है डिके ऑफ करंट। और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो
यहां से आफ्टर टाइम टी ऑफ ओपनिंग द स्विच सर्किट कैसा हो जाएगा? सर्किट हो जाएगा इंडक्टर और रेजिस्टर, बस यही ना बच्चा सर्किट में। और इंडक्टर का इंड्यूस करंट डिक्रीज करके आई हो गया, तो इससे भी करंट कितना फ्लो किया? आई। ये हो गया आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी पर जो स्टेट है इंडक्टर का, इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिएंट स्टेट। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे कि डिके ऑफ करंट क्या होता है, इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट तो हम लोग जान ही रहे हैं। इनिशियल स्टेट में इंडक्टर में करंट कितना होगा? जो शुरुआत में था, स्विच ओपन करने के बैटरी हटाने के बाद, बैटरी हटाने के पहले जो करंट था वो कितना था? आई नॉट था। तो बैटरी हटाने के जस्ट बाद करंट इंडक्टर सप्लाई करके भेजेगा, उतना ही भेजेगा, और समय के साथ साथ ये करंट डिक्रीज करने लगेगा। तो इस घटना को बोला गया इंड्यूस्ड करंट, और ये हो गया, इस घटना को बोला गया डिके ऑफ करंट। ये डिके ऑफ करंट का इनिशियल स्टेट, ये हो गया ट्रांजिएंट स्टेट, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका करंट हो जाएगा जीरो, तो उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। तो अब हम लोग को डिस्कस करना है कि ट्रांजिएंट स्टेट में करंट कितना होगा। ट्रांजिएंट स्टेट में करंट कितना होगा? ये हो गया ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ डिके ऑफ करंट, यानी कि आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ऑफ ओपनिंग द स्विच, आफ्टर टाइम टी ऑफ ओपनिंग द स्विच, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट में डीके ऑफ करंट। अब देखना है कि करंट आई का वैल्यू क्या होगा। तो शुरू में सब समझ में आ गया ना, याद हो गया ना पहले क्या हो चुका है? पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, लिखवाया भी हुआ था, डीके ऑफ करंट क्या होता है। डीके ऑफ करंट है कि स्विच ओपन करने के बाद इंडक्टर का इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी बैटरी है तो ये मेन करंट सप्लाई हो रहा है, बैटरी का करंट जा रहा है इंडक्टर से। बैटरी हटाने के बाद अब मेन करंट जीरो हो चुका है, तो अब करंट बैटरी नहीं भेज करके कौन भेजना शुरू कर देगा? इंडक्टर भेजना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इंडक्टर या कोई भी कॉइल क्या करता है? फ्लक्स चेंज को मिनिमाइज करता है, उसको रोकता है। यानी कि अगर उसमें फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहेगा, और घट रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा। यानी करंट के सेंस में कि अगर किसी कॉइल से करंट अगर डिक्रीज करना शुरू किया तो कॉइल खुद करंट भेज करके उसको डिक्रीज होने से रोकेगा, और करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करके उसको इंक्रीज होने से रोकेगा। तो देख लो, स्विच जब क्लोज था, जब तक बैटरी था तो करंट इंडक्टर में जा रहा था आई नॉट। अब बैटरी हटाने के बाद करंट अचानक जीरो नहीं होगा, बैटरी हटाने के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, करंट वही रहेगा जो पहले था आई नॉट, और समय के साथ साथ करंट इंड्यूस करंट कम होगा। तो ये हो गया इंड्यूस करंट आई, ये हो गया ट्रांजिएंट स्टेट, और आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट घटते घटते हो जाएगा जीरो। अब देखते हैं कि आई का वैल्यू कितना होगा। आई का वैल्यू क्या होगा? तो सर्किट ये हो चुका ना ट्रांजिएंट स्टेट में। ट्रांजिएंट स्टेट में सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, और इंड्यूस्ड करंट भेज रहा इंडक्टर है, और इंडक्टर सेंड कर रहा है करंट। मान लेते हैं किसी टाइम पर करंट इसमें आई हो चुका, तो आई का वैल्यू क्या होगा? तो करंट जब ये आई सेंड कर रहा है तो रेजिस्टेंस से भी करंट कितना जाएगा? सेम जाएगा। अब इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट। तो केवीएल अप्लाई करेंगे। अब देखो केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, किसी पॉइंट से चलना शुरू कर देंगे लूप में। तो लूप में कोई भी एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे चल करके उसी पॉइंट तक पहुंचे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो क्या लिखते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप
एल डी आई बाई डी टी, प्लस साइन होगा। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ से आगे बढ़े करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आई आर, फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो इक्वल्स टू जीरो। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए करंट के डायरेक्शन में तो लिखेंगे प्लस एल डी आई बाई डी टी, एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इंडक्टर का, यहाँ से यहाँ तक चले तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला प्लस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से आगे बढ़े रेजिस्टेंस में जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे प्लस आई आर, उसके बाद उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे तो इक्वल्स टू जीरो। अब आई का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सब कुछ तो पहले ऐसा किया ना हुआ है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, आई को एक तरफ टाइम को दूसरी तरफ, तो डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई आर, ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर ऐसे करते हैं डी आई बाई आई इक्वल्स टू क्या होगा माइनस डी टी, और यहाँ आ जाएगा नीचे एल, और रेजिस्टेंस ऊपर में है, इसको ऐसे लिखते हैं एल बाई आर, ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको दोनों तरफ क्या करना होगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व तो हो जाएगा। अब आगे उसको इंटीग्रेट करके खुद से निकालेंगे आई का वैल्यू। यहाँ से दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा माइनस डी टी बाई, और एल बाई आर तो पहले से सबको पता ही चल चुका है क्या होता है, एल बाई आर को क्या बोलते हैं टाउ बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट टाउ, इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें कंडीशन पुट करो, टाइम जब जीरो है, टाइम जीरो है तो करंट कितना है, यहाँ पे टाइम जीरो था तो करंट कितना था आई नॉट था, करंट था आई नॉट। स्विच ओपन करने के बाद का समय बोल रहे हैं, स्विच ओपन करने के जस्ट बाद, मतलब टाइम उस समय से काउंट करें, उस समय टाइम जीरो में लिया गया तो उस समय करंट कितना था आई नॉट, और टाइम जब हो गया टी तो करंट कितना हो गया था आई। अब डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है, ये हो जाएगा लॉग आई, लॉग आई, और लिमिट आई नॉट से आई इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ, ये कितना आ जाएगा एल एन आई माइनस लोअर लिमिट आई नॉट बराबर माइनस टी बाई टाउ, आई क्या हो जाएगा लॉग ए बाई बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ए बाई बी, इतना बराबर माइनस टी बाई टाउ, लॉग हटा देना है, लॉग हटा दो तो आ गया आई बाई आई नॉट बराबर कितना, ये तो अब अपने से हो जाएगा ना, आई बाई आई नॉट बराबर ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, यहाँ से आ गया वैल्यू आई इक्वल्स टू कितना आ गया आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ, यही फॉर्मूला आ गया करंट का, डिके ऑफ करंट। तो रिजल्ट सबके सामने है, जो चार्ज का फॉर्मूला था डिस्चार्जिंग में वही फॉर्मूला आ गया है करंट का, कैपेसिटर का चार्जिंग यहाँ पे क्या है ग्रोथ, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग यहाँ पर क्या है डिके, तो डिके में
करंट का वही फॉर्मूला है जो चार्ज का आता था, चार्ज का ही फॉर्मूला ऐसा ही आता था, Q बराबर Q नॉट e⁻t/टाउ, यही ना आता था। अब चेक कर लो, सब कंडीशन चेक करते हैं, चेक करते हैं। t बराबर 0 पुट करेंगे, t बराबर 0 तो करंट कितना है, I नॉट e⁻0, e⁻0 1 हो गया। t बराबर इन्फानाइट, तो इन्फानाइट टाइम पे करंट I कितना हो जाएगा, 0 होगा, e⁻−इन्फानाइट। और एक टाइम कांस्टेंट t बराबर टाउ, तो I कितना हो जाएगा, तो I नॉट इंटू e⁻माइनस कितना, टाउ बाई टाउ 1 हो गया, तो e⁻−1, e⁻−1 क्या होता है 0.37 I नॉट। यानी कि देखो, शुरुआत में करंट I नॉट है, एक टाइम कांस्टेंट में कितना करंट बचा, मैक्सिमम इनिशियल का 37% बचा, 63% घट गया, और इन्फानाइट टाइम में घट के कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये सारा रिजल्ट सही आ रहा है, ये सारा रिजल्ट हम लोग पहले से ही जान रहे थे। तो अब कुछ नया चीज इसमें हम नहीं बताए, जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का रिजल्ट आया था, सेम रिजल्ट यहाँ पर आया है। डिस्चार्जिंग में चार्ज का रिजल्ट, यहाँ पे डीके में करंट का रिजल्ट। जो रोल कैपेसिटर कर रहा था वही रोल यहाँ पर इंडक्टर का हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। हो गया ना, कोई डाउट इसमें, कि क्वेश्चन किसी का? अब पिछले क्लास हम लोग डिटेल में देखे थे कि अगर हमको करंट का वैल्यू पता चल गया किसी टाइम टी पर, करंट पता है, तो इससे हम लोग बहुत सारा चीज बता सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर। आई का वैल्यू पता है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी टाइम टी पर। इंडक्टर से करंट पता है, तो इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, L/di/dt। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ Li²। पावर लॉस कितना होगा रेजिस्टेंस से, I²R। हीट लॉस कितना होगा रेजिस्टेंस से, I²R dt का इंटीग्रेशन। तो इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम लोग करंट पता है तो बाकी सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब जैसे एक सवाल सबको बनाना है, मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R, और इसके साथ है इंडक्टर, एक और रेजिस्टेंस है, सेल है, और स्विच है। स्विच है, इसका वैल्यू है 10 ओम, और ये है 50 वोल्ट, और इंडक्टेंस का वैल्यू है 0.8 हेनरी, और इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, या मान लो 40 ओम, 40 ओम। इनिशियली स्विच है क्लोज्ड, लंबे समय से ये क्लोज्ड है इनिशियली। पहले तो बैटरी कनेक्टेड है इनफानाइट टाइम से, तो इंडक्टर इस यहाँ पर किस तरह से एक्ट करेगा, वायर की तरह, ठीक है। तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं, इंडक्टर में करंट कितना है, तो इंडक्टर को रिप्लेस कर दें किससे, वायर से। इंडक्टर की जगह पर लगा देंगे वायर। यहाँ पर जो इंडक्टर था वो अभी एक वायर की तरह काम कर रहा है स्टेडी स्टेट में। तो अब जो भी करंट बैटरी सेंड करेगा वो करंट पूरा का पूरा इस वायर से ही होकर जाएगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें कितना करंट स्टेडी स्टेट में जा रहा था, I नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I नॉट इक्वल्स टू कितना होगा, 50 बाई रेजिस्टेंस।
ठीक है, 50/10, ये रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, इस लूप में करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस इसका आएगा 50/10, तो कितना आया है नोट वैल्यू 5 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तो सबका है ना सही। आई नोट का वैल्यू 5 एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है 5 एम्पियर स्टेडी स्टेट में। अब इसके बाद स्विच को ओपन कर दिया गया, स्विच को ओपन कर देंगे। ओपन करने के पहले देख लो कि ओपन करने के पहले इससे कितना करंट जा रहा था, इससे करंट जा रहा था 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जा रहा है। और स्विच को अब ओपन कर दिया गया, ओपन कर दिए तो अब सर्किट से बैटरी ये रेजिस्टेंस पूरा हट गया, इसका तो कोई यूज नहीं है, इससे कोई करंट फ्लो ये सब नहीं होने वाला है, तो इसको पूरा हटा देते हैं। तो स्विच ओपन करने के बाद सर्किट इस तरह का हो गया, सर्किट ऐसा हो गया। अब सर्किट में इनिशियल करंट कितना है, तो आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 0 ऑफ ओपनिंग द स्विच, स्विच ओपन करने के जस्ट बाद इनिशियल करंट आई नॉट कितना है 5 एम्पियर है। स्विच ओपन करने के बाद हम लोग टाइम अप काउंट कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच करंट आई नॉट 5 एम्पियर, और आफ्टर टाइम t करंट कितना हो जाएगा, आफ्टर टाइम t करंट इन द सर्किट I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई नॉट ई के पावर माइनस t/टाउ। टाउ का वैल्यू पहले निकालेंगे। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा L/R, L का वैल्यू है 0.8 हेनरी, 0.8 हेनरी। रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, 40 वाला लेना है, 40 ओम। तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड में, तो ये आ गया 0.02 सेकेंड, ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था करंट निकालना है आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 0 ऑफ क्लोज ओपनिंग द स्विच, स्विच ओपन करने के जस्ट बाद। तो करंट I का वैल्यू कितना आया है, I बराबर आई नॉट है 5 एम्पियर। दूसरा पूछा गया है कब, t बराबर इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद ये करंट इसमें कितना हो जाएगा, ये घटते घटते 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तीसरा में क्या पूछा गया है, t इक्वल्स टू t पर, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट पे I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है आई नॉट कितना है 5, और e टू दी पावर माइनस t/टाउ कितना है 0.02। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 e के पावर माइनस, और t ऊपर चल जाएगा 100/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर t के आगे कितना मल्टीप्लाई होगा 50t, तो ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट में क्या पूछा गया फोर्थ में, t बराबर कितना पे 0.02 सेकेंड, जो किसके बराबर है, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है। तो एक टाइम कांस्टेंट पे करंट I कितना हो जाता है, I हो जाता है 0.37 इंटू इनिशियल करंट आई नॉट, यानी कि 0.37 इंटू 5 एम्पियर। कोई कन्फ्यूजन? अब तो सबको पता चल गया कि ये जो करंट जा रहा है बैटरी हट गया, केवल इंडक्टर रजिस्टर सर्किट है, मतलब कि केवल इंडक्टर रजिस्टर सर्किट है, तो उसमें करंट कौन सा करंट होगा, बैटरी वाला करंट है कि इंड्यूस करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। अब के कॉइल भेज रहा है, कॉइल में जो एनर्जी स्टोर है, कॉइल में जो एनर्जी स्टोर है वही एनर्जी इस रजिस्टर से डिसिपेटेड होगा, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वही एनर्जी इससे लॉस होगा, और जब तक एनर्जी इसमें भरा हुआ तब तक ये एनर्जी सप्लाई, पावर सप्लाई देता रहेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका पूरा स्टोर एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो किससे निकल जाएगा, रेजिस्टेंस से निकल जाएगा। रेजिस्टेंस से ही पावर लॉस होता है, इंडक्टर से कहीं पावर लॉस नहीं होता है। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी इससे
हीट के रूप में बाहर लॉस होता रहेगा, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगा। अब किसी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, फॉर्मूला सबको याद होगा, फॉर्मूला है उसके लिए ½ Li²। अब मान लो कि हम पूछेंगे कि इनिशियली इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो क्या उसके लिए फॉर्मूला होगा ½ L, और करंट कितना इनिशियल I0, ½ Li0²। किसी टाइम t पर कितना एनर्जी हो जाएगा, तो I0 का वैल्यू हट करके I हो जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट 0 हो गया तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मान लो कि इसमें शुरुआत में एनर्जी स्टोर्ड है 50 जूल, 50 जूल एनर्जी स्टोर है। ½ Li0 का वैल्यू 50 जूल आ गया, तो 50 जूल एनर्जी स्टोर है, तो इसका जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किससे निकलेगा, रेजिस्टेंस से निकलेगा। मान लो कि 50 जूल में से 10 जूल एनर्जी लॉस हो चुका है, तो इसमें 40 बचा और इससे कितना लॉस हो गया, 10 लॉस हो गया। मान लो किसी इंस्टेंट पे इसमें एनर्जी बचा 20 जूल, तो इससे कितना लॉस हुआ, 30 जूल हो गया। किसी इंस्टेंट पे इसमें एनर्जी बच गया 0 जूल, तो इसमें कितना एनर्जी लॉस हो गया, 50 जूल। टोटल मैक्सिमम कितना एनर्जी इससे निकल सकता है, लॉस हो सकता है, जो शुरुआत में इसमें स्टोर्ड है, यानी 50 जूल स्टोर्ड है, तो मैक्सिमम एनर्जी इससे कितना निकल सकता है, 50 जूल। तो हम लोग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन होता है एनर्जी लॉस, एनर्जी कितना लॉस होगा, एनर्जी लॉस। जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, इंडक्टर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर में करंट है I। ये करंट के पहले का सर्किट कैसा था, वो सब बैटरी वैटरी लगा हुआ था, बैटरी हट चुका है, और किसी टाइम t पर इसमें करंट इतना है, टाइम t पर करंट इतना है, तो ये रेजिस्टेंस R है, तो कितना पावर लॉस होगा, पावर लॉस थ्रू रजिस्टर, पावर लॉस थ्रू रजिस्टर क्या फॉर्मूला है, I²R। ठीक है, I का जो वैल्यू जानते हैं ट्रांजिट स्टेट में, I का वैल्यू क्या आया था, I का वैल्यू है I0e⁻t/टाउ, तो I² × R, यही ना होगा। और एनर्जी डिसिपेटेड, हीट एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी जो खर्च हो गया, एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर, यानी डेल्टा हीट। तो हीट एनर्जी लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन हो गया किसका, I²R/dt। किस टाइम में पूछा गया है, तो टाइम इंटरवल यहाँ पर पुट करेंगे। मान लो T1 से पूछा गया T2, तो T1 से T2, तो हीट एनर्जी लॉस रेजिस्टेंस कितना होगा T1 से T2 टाइम में, I²R/dt का इंटीग्रेशन। तो हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर बिटवीन टाइम T बराबर T1 से T बराबर T2, T1 से T2 टाइम के बीच में कितना एनर्जी लॉस होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस से अगर निकालना है एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है I²R/dt का इंटीग्रेशन। देखो पावर और एनर्जी में तो डिफरेंस समझ ही रहे हैं। पावर लॉस का फॉर्मूला सिंपल है I²R, और एनर्जी इस टाइम इंटरवल में T1 से T2, तो क्या होगा I²R/dt का इंटीग्रेशन T1 से T2। अब मान लो कि अगर हमको ये पता करना है कि रेजिस्टेंस से एक टाइम कांस्टेंट में कितना हीट एनर्जी लॉस होगा, एक टाइम कांस्टेंट में, तो लिमिट क्या पुट करते हैं यहाँ पर, 0 से
टाउ पुट करते हैं। अगर पूछा जाता कि दूसरा टाइम कांस्टेंट में कितना एनर्जी लॉस होगा सेकेंड टाइम कांस्टेंट में, तो लिमिट क्या पुट करते हैं, टाउ से 2 टाउ। अगर पूछा जाएगा कि इससे टोटल हीट एनर्जी कितना लॉस होगा, टोटल हीट एनर्जी कितना लॉस होगा, तो कब तक हीट एनर्जी लॉस होगा वो तब तक का समय लेना पड़ेगा, कब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है। टाइम t1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के कब तक, इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट 0 कब होगा, इनफाइनाइट टाइम पे 0 होगा। तो अगर पूछा गया टोटल हीट एनर्जी लॉस थ्रू रजिस्टर, तो लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के इनफाइनाइट। अब सबको ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताना है कि अगर इसमें करंट इनिशियली I0 है तो टोटल हीट एनर्जी लॉस थ्रू रजिस्टर कितना होगा। तो अब कैलकुलेट करना है टोटल हीट सबको कैलकुलेट करना है। चलो सबको कैलकुलेट करके इसको दिखाओ कि कितना वैल्यू आएगा। सबको खुद से कैलकुलेट करके चेक करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। क्या अपने से हो जाएगा सबसे, सबको बता ही चुके हैं कि टोटल हीट एनर्जी निकालना है तो लिमिट क्या लेना होगा, 0 से इनफाइनाइट। टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर, ये कैलकुलेट करना है। और इसके लिए फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं, I²R/dt का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, टाइम t बराबर 0 से इनफाइनाइट तक। इसको सॉल्व करके देखो कि वैल्यू क्या आता है। आपने से ट्राई करना, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा एकदम आसान आने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, जिसपे कि एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछा जाता रहा है। हीट वाला क्वेश्चन जहाँ भी रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हीट लॉस निकालने वाला सवाल सब। यहाँ देखो कैसे बनेगा, बिना कोई कैलकुलेशन के भी इसका आंसर ला सकते हैं, बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। इसमें इनिशियल एनर्जी स्टोर कितना है, ½ L I0², ठीक है। अब जो इसमें एनर्जी स्टोर है वही एनर्जी से लॉस होगा। इसमें तो शुरुआत में एनर्जी भरा हुआ है ½ L I0²। बैटरी तो है नहीं कि कहीं से कोई और एनर्जी देने वाला है, तो यही एनर्जी जो इसमें स्टोर है वही इससे लॉस होगा। टोटल कितना लॉस हो सकता है जिसमें पहले से स्टोर है, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बराबर टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर। ये प्रूव भी करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, सब एग्जाम इस समय आता है कि प्रूव दैट टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ऐसा ही हम लोग प्रूफ किए भी थे कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया और उसके बाद रेजिस्टेंस लगाने पर क्या हो जाएगा स्टार्ट, इसका डिस्चार्जिंग, और इससे एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग उसमें प्रूफ भी किए थे कि प्रूफ दैट टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वही चीज़ यहाँ भी है कि टोटल हीट एनर्जी जो इसमें स्टोर है वही टोटल हीट एनर्जी से लॉस होगा। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ½ L I0²। प्रूफ करना है तो देखो कैसे करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगा सीधे ½ L I0²। कैसे आएगा देखते हैं। तो I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है I0 e⁻⁻t/टाउ। I का स्क्वायर I² इंटू R/dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से इनफाइनाइट। अब I0 कांस्टेंट है, कॉमन कांस्टेंट चीज़ है ये, तो I0 का स्क्वायर बाहर चला गया, I0² बाहर चला गया। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी बाहर चला गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो e⁻⁻ कितना 2t/टाउ, और इधर dt 0 से इनफाइनाइट। आगे इसका वैल्यू I0² R और इंटू
इसका इंटीग्रेशन तो वही हो जाएगा जो है e के पावर -2t/टाउ डिवाइडेड बाई कितना -2/टाउ। और अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट। अब सब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, टाउ चल गया ऊपर तो टाउ I0 स्क्वायर इंटू आर बाई 2 और बच गया नीचे माइनस है -2। लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले इन्फिनिटी तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e के पावर -0, यही ना होगा। एक देख लो टाइम के वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस लगाए e के पावर टाइम के वैल्यू 0 पुट किए, ये वैल्यू कितना आ जाएगा। टाउ का मतलब क्या होता है L/R I0 का स्क्वायर इंटू आर, नीचे में क्या है -2 और इधर क्या बचेगा 0 -1 e के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कट गया तो क्या आ गया हाफ L I0 स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विच इज इनिशियल एनर्जी stored in the inductor। कभी कभी ऐसा प्रूव करने आएगा कि प्रूव दैट टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर बराबर किसके, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर के बराबर। तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करके प्रूव कर लेंगे और इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे।